आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर टीम कपीती। आज हम कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशा का पाठन करेंगे। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस कहानी की रचना कमलेश्वर ने तब की जब वो सन 1959 के करीब इलाहाबाद से दिल्ली में आकर संघर्ष कर रहे थे। इस कहानी का प्रकाशन सन 1963 के आसपास हुआ है। यह कहानी एक ऐसी संवेदना को लेकर चलती है जिसमें व्यक्ति अपने अकेलेपन की पीड़ा, अपनी पहचान पाने के लिए तड़पता है। चंदर, जो इस कहानी का नायक है, वह छोटे कस्बे इलाहाबाद से दिल्ली में आकर बसता है। तो वह वहां आकर देखता है कि उसे वह कोई नहीं जानता, उसे कोई पहचानता नहीं है। सभी जगह उसे अपना अजनबीपन महसूस होता है, अकेलापन लगता है, खोखलापन दिखाई देता है। तो इस कहानी में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है कि जब व्यक्ति छोटे शहर से बड़े शहर में आता है तो उसकी पहचान किस तरह से खो जाती है। वह वहाँ नाम और शक्ल से नहीं जाना जाता, सिर्फ नंबर से पहचाना जाता है। यहाँ कमलेश्वर खोई हुई दिशा कहानी के माध्यम से चंदर जैसे न जाने कितने लोगों की मानसिक संतरास की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। खोई हुई दिशा कहानी का जो केंद्रीय भाव है, वैसा ही भाव हमें 1977 में आई घरोंदा फिल्म के एक गाने में मिलता है। इस गाने को गुलजार ने लिखा है तथा भूपेंद्र सिंह ने इसको अपनी आवाज दी है। और इस कहानी का नायक अमोल पारिकर है, जो अपने अजनबी शहर में आके गाना गाता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। वो भाव कुछ इसी कहानी से पूरा मिलता है। मौका मिले तो आप इस कहानी को पढ़ने के बाद इस गाने को जरूर सुनिएगा। आइए हम कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशा का पाठन करते हैं। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदन खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी थीं। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर गया भी तो नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तल में फैलती जा रही है। पूरा दिन बर्बाद हो गया, यही खड़ा सोच रहा था। घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और उबने लगा था। वो पता नहीं लगी है या नहीं, वह दिमाग पर जोर डालता है। सवेरे 8 बजे घर से निकला था। एक प्याली कॉफी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं, और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है, जहाँ चीलें उड़ रही हैं और मौजों की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गंदीले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रही है। उनकी नोक बड़ी अजीब सी लग रही है। पीछे वाली दुकान से बाहर चोरियों का विज्ञापन है। रीगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही हैं। बसें जूझू करती आती हैं, एक क्षण ठिठकती हैं। एक ओर से सवारी को उगलती हैं और दूसरी ओर से निकलकर आगे बढ़ जाती हैं। चौराहे पर बत्तियां लगी हैं, बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं और कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरों को नकारकर या झूठे गर्भ में डूबा हुआ गुजर जाता है। और तब उसे अपना वह शहर याद आता है जहाँ से 30 साल पहले वह चला आया था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो नजरों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। और यह राजधानी जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं, अपने देश का नहीं। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक है जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतजार करने की मजबूरी है। घर पर निर्मला इंतजार कर रही होगी। वहां पहुंचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सियों पर बैठना होगा,
क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंकों की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और न उसे बाहों में लेकर प्यार कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जी अभी मिल से लौटे नहीं होंगे और मिसेस गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। अगर वह चला भी गया तो कमरे में बहुत आदत से घुसेगा, फिर मिसेस गुप्ता से इधर उधर की दो चार बातें करेगा। तब बीवी खाना खाने की बात कहेगी और खाने की बात सुनकर मिसेस गुप्ता घर जाने के लिए उठेंगी और फिर उसके बाद बड़ी खिड़की का पर्दा खिसकाना पड़ेगा। किसी बहाने खुराना की तरफ वाली खिड़की को बंद करना पड़ेगा। घूमकर मेज के पास पहुंचना होगा और तब पानी का एक गिलास मांगने के बहाने वह पत्नी को बुलाएगा और तब उसे बाहों में लेकर प्यार से यह कह सकने का मौका मिलेगा, आज बहुत थक गया हूँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने से पहले ही उसका मन झुंझुला उठेगा और यह कहने पर मजबूर हो जाएगा, अरे भाई खाने में कितनी देर है। सारा प्यार और समूची पहचान न जाने कहाँ छिप चुकी होगी। अजीब सा बेगानापन होगा। बेकरी वालों के यहाँ भर्राई आवाज में रेडियो गा रहा होगा और गुलाटी के थके कदमों की खोखली आवाज जीने पर सुनाई पड़ेगी। गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उसमें से कोई बिना पहचान आदमी किसी और के घर में चला जाएगा। मोटरों की मरम्मत करने वाले गैराज का मालिक सरदार चाबियां लेकर घर जाने के इंतजार में आधी रात तक बैठा रहेगा, क्योंकि उसे 15 कार बनाने मैकेनिक पर शायद विश्वास नहीं है और सामने रहने वाले विशन कपूर के आने की आहट भर मिलेगी। पिछले 2 साल से उसने सिर्फ उनके नाम की प्लेट देखी है। विशन कपूर जर्नलिस्ट और उसकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ यह जानता है कि सामने वाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छलने लगती है और सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर बाहर अंधेरे में डूब जाता है तो विशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेटें, तीलियां और राख बिखरी हुई होती है तो विशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। सोचते सोचते उसे लगा कि मोजों की बदबू और भी तेज होती जा रही है और अब रेलिंग के पास खड़ा रहना मुश्किल है। जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाकातों के बारे में जानना चाहा। अंग्रेजी दैनिक में पहले फोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है, रेडियो में एक चक्कर लगाना है, पिछला चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना है और घर एक मनी ऑर्डर भेजना है। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फौरन बुला ले और खुलकर बात कर ले और कोई बात तय हो जाए। रेडियो में भी कोई बात 10 मिनट में तय नहीं हो सकती और रिजर्व बैंक के काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ नहीं है जो फौरन चेक देकर रुपया डाल दे। डाक खाने पर व्यापारियों के चपरासियों की भीड़ होगी जो 10-10 मनी ऑर्डर के फॉर्म लिए लाइन में खड़े होंगे और एक कागज पर पूरी रकम और मनी ऑर्डर कमीशन का मीजान लगाने पर मशगूल होंगे। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता। इस क्षण की जान पहचान का सिलसिला सिर्फ टाइम होगा जो कोई न कोई 2 हर्फ लिखने के लिए मांगेगा और लिख चुकने के बाद अपना खत पढ़ते हुए वह बाएं हाथ से उसे कलम लौटाकर शायद धीरे से थैंक यू कहकर और टिकट वाले काउंटर की ओर बढ़ जाएगा। और तब उसे झुंझलाहट सी हुई। डायरी हाथ में थी और उसकी निगाहें फिर दूर की ऊंची इमारतों पर अटक गईं, जिन पर बिजली के मुकुट जगमगा रहे थे और उन नामों में से वह किसी को नहीं जानता था। इलाहाबाद में सबसे बड़े कपड़े वाले के बारे में इतना तो मालूम था कि वह पहले बहुत गरीब था और कंधे पर कपड़ा रखकर फेरी लगाया करता था। उसका लड़का विदेश पढ़ने गया हुआ है और वह खुद बहुत धार्मिक आदमी है जो अब माथे पर छापा तिलक लगाकर मनमाना मुनाफा वसूल करता है और कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता। कनाट प्लेस में खुले हुए लॉन, तन्हा पेड़ और उन दूर दूर खड़े तन्हा पेड़ों के नीचे नगर निगम की बेंचें हैं जिन पर थके हुए लोग बैठते हैं और लॉन में एक आध बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों की शक्लें और शरारतें बहुत पहचानी सी लगती हैं, पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मियाँ अजनबी हैं, क्योंकि उनकी आंखों में मासूमियत और गर्मा से भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्द भी नहीं है।
उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेमानी और पिटी हुई ललकार, जिसे ना तो कोई नकार सकता है और न स्वीकार कर सकता है। वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब लहरों की तरह गुजर जाते हैं। लान पर कुछ क्षण बैठने को मन हुआ, पर उसे लगा कि वहां भी कोई ठिकाना नहीं। अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पांव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे। तन्हा खड़े पेड़ों और उनके नीचे सिमटे अंधेरों में अजनबी सा खालीपन, तन्हाई ही सही पर उसमें अपनापन तो है। वह तन्हाई भी किसी की नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी उधर से घूमता हुआ निकल जाता है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइसक्रीम के खाली कागज और चने की खाली पुड़ियां उलझी हुई हैं, या कोई बेघर वाला आदमी शराब की खाली बोतल फेंक कर चला जाता है। डायरी पर फिर उसकी नजर जम जाती है और शोर शराबे में उस सैलाब में वह बहुत अकेला सा महसूस करता है और लगता है कि इन 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो, उसकी कचोट अभी तक हो, खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो। रेगिस्तान की तरह फैली हुई तन्हाई है, अनजान सागर तटों की खामोशियां और सूनापन, और पछाड़ खाती हुई लहरों का शोर भर है, जिसमें वह खामोशी और भी गहरी होती है। मोजी की शक्ल में कटा हुआ आसमान है और जामा मस्जिद की गुम्बद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें, औरतों का पीछा करते हुए फूल बेचने वाले और यतीम बच्चों के हाथ में शाम की खबरों के अखबार हैं। और तभी चंदन को लगता है कि एक अरसा हो गया, एक जमाना गुजर गया, वह खुद अपने से नहीं मिल पाया, अपने से बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। यह भी नहीं पूछा कि आखिर तेरा हालचाल क्या है और तुझे क्या चाहिए। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई और उसने हर शुक्रवार के आगे नोट किया, खुद से मिलना है शाम 7 बजे से 9 बजे तक, और आज भी तो शुक्रवार ही है। यह मुलाकात आज ही होनी चाहिए। घड़ी पर नजर जाती है, 7 बजा है, पर मन का चोर हावी हो जाता है। क्यों न टी हाउस में एक प्याला चाय पी ली जाए। न जाने क्यों मन अपने से मिलने से घबराता है, रह रह के कतराता है। तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई देता है। वह उसे भी नहीं चाहता। बड़ा बुरा मर्ज है आनंद को, वह इस छूत से बचना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसे दोस्त जो जिंदगी में गहरे ना उतरे पर उसके साथ कुछ देर रह सके और बात कर सके। उसकी बातों में अजीब सा बनावटीपन है, वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है, और उसे लगता है कि वही बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं ना कहीं है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जों में बैठ कर वह किताबों से जिंदगियों के भरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था, और अब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया है। उसने उन खंडरों में समय बर्बाद किया है जिनकी कथाएं अधपड़े गाइडों की जबान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते हैं। दीवाने खास है, जरा नक्शाई देखिए, यह हीरे जवाहरातों से जड़ा सिंहासन था, यह जनाना हमाम है, और यह वह जगह है जहाँ बादशाह अपनी रियाए को दर्शन देते थे। यह महल सदियों का है, यह बरसात का, यह हवादार महल गर्मियों का। इधर आइए संभल के, यह वह जगह है जहाँ फांसी दी जाती है। चंदन को लगा जिंदगी के 50 साल वह उन गाइडों के साथ खंडरों में बिताकर आया है, जिनकी जीवंत कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवान खास उसे दिखाया गया, नक्शाई दिखाई गई, और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहाँ चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है, जिसका फंदा गर्दन में कस जाता है और आदमी झूल जाता है, और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई सिर्फ वे लाशें रह जाती हैं उसमें, और उनमें कोई अंतर नहीं है, और आनंद भी उनसे अलग नहीं है। चंदन कतरा जाना चाहता है, क्योंकि आनंद आते ही किताबी तरीके से कहेगा, यार तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, दिल क्रीम लगाते हो, लड़कियां तो तबाह हो जाती होंगी। तभी चंदन को सामने पाकर आनंद रुक जाता है। हेलो, यहाँ कैसे, क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो? तो उसे हंसी आ जाती है। इधर से आ रहे हो? डायरी जेब में रखते हुए पूछता है। आज तो यूं ही फंस गया, आओ एक प्याली काफी हो जाए, आनंद कहता है। फिर एक क्षण रुककर वह दूसरी बात सुझाता है, या और कुछ? चंदन इसका मतलब समझकर ना कर देता है। वह जोर देता है, चलो फिर।
आज तो हो ही जाए, क्या रखा है जिंदगी में। कहते हुए वह झूठी हंसी हंसता है और धीरे से हाथ दबाकर पूछता है, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं? उसके कहने में कोई हिचक नहीं है और न उसे शर्म आती है। बड़ी सीधी सी बात है, पैसे कम हैं। अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतजाम करके आया। वह विश्वास को गहराता हुआ कहता है, यहीं रुकना, चले मत जान। और वह जाता है तो फिर नहीं आता। चंदन यह पहले से जानता है। कुछ देर में वह टी हाउस में घुस जाता है और मेजों के पास चक्कर काटता हुआ कोने वाले काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेकर एक मेज पर जम जाता है। हेलो, कोई एक अनजाना चेहरा कहता है, बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ, और वह भी वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। टी हाउस में बेपनाह शोर है, खोखली हंसी के ठाके हैं और दीवार पर एक घड़ी है जो हमेशा वक्त के आगे चलती है। बाकी 3 रास्ते बाहर से आने और जाने के लिए हैं। चौथा रास्ता बाथरूम जाता है। बाथरूम के बॉक्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। हर वह आदमी जो बाथरूम जाता है उस शीशे में अपना मुंह देखकर लौट आता है। गैलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की 3 कतारें बाहर निकाल कर रखी गई हैं। उधर बुलगा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही है और तभी एक जोड़ा भीतर आता है। महिला सजी धजी और जुड़े फूल भी हैं। आदमी के चेहरे पर अजीब सा गरूर है और वे दोनों फैमिली वाली सीट पर आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठने से पहले उनमें कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना भर है कि जब महिला बैठने के लिए मुड़ी थी तो साथ वाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा भर दिया था। इतना सा साथ था दोनों में। उनके पास ही बात करने के लिए शायद कुछ नहीं है। महिला अपना जुआ ठीक करते हुए औरों को देख रही है और साथ वाला आदमी पानी के गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है, आंखें हैं इसलिए देखना पड़ रहा है। अगर न होती तो सवाल ही नहीं था। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए जरूरी है कि इधर उधर देखा जाए। बियरा उनकी मेज पर सामान रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खा के दांत कुरेदने लगता है और वह महिला रुमाल निकालकर अंदाजे से लिपस्टिक ठीक करती है। अंत में बियरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टेप छोड़ता है जिसे महिला गौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। फिर उन दोनों में हल्का सा संबंध उसे नजर आता है। वह आदमी छिटक कर साथ वाली महिला को आगे निकलने का इशारा करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। चंदन का मन और भारी हो जाता है। अकेलेपन का नाक पास और भी कस जाता है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ वह गहरी नजरों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही पर इसकी पहचान भी बड़ा सहारा देती है। चंदन को अपनी ओर देखते हुए देख वह साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है पर जैसे ही उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदन से पूछा, आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं, मुझे याद पड़ता है। कहते हुए वह रुक जाता है। चंदन का पूरा शरीर झंझना उठता है और एक घूंट में बची हुई कॉफी पीकर वह बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में नहीं था। वह आदमी आगे अटकलें बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, सीधे सीधे उस अनजान संबंध को मजबूत बनाते हुए कहता है, ऑल राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाकात होगी, और सिगरेट सुलझाता हुआ उठ जाता है। चंदन बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। चंदन वहीं आकर खड़ा हो जाता है। सब जानता है, चाहते हैं कि बस कब आएगी, पर कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा है। नीचे पीले पत्ते हैं और उसके पैरों में दमक कर चुरमुराने लगते हैं। पीले पत्तों की आवाज उसे बरसों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज में बहुत गहरा अपनापन है, उसे बड़ी राहत से मिलती है। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर। बहुत साल पहले इंदिरा के साथ एक दिन वह चला आया था। कुछ भी नहीं था सामने, खंडरों में अपनी जिंदगी खराब कर रहा था। और तब इंदिरा ने ही उससे कहा, चंदन तुम क्या नहीं कर सकते। वही पहचानी हुई आवाज उसके कानों में टकराती है, तुम क्या नहीं कर सकते। और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। समझ में नहीं आता कि जिंदगी कहाँ ले जाएगी इंदिरा, इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी मेरी खातिर बिगाड़ लो।
पता नहीं मैं किस किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो गए थे और उसने कहा था, ऐसी बातें क्यों करते हो चंदन, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में सुखी रहूंगी। चंदन ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी, उसकी कटीली बरौनियों में विश्वास भरी मासूमियत झलक रही थी। माथे पे आई हुई लट छूने को उसका मन हो आया था, पर वह झिझक कर रह गया। इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती मछलियों की तरह झलक जाते थे और तब उसने कहा था, आओ उधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। वे दोनों साथ साथ चल दिए थे। सिरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट की बेंच पर बैठे थे। राह पर पीली पत्तियां बिखरी हुई थी। उनकी कुचलने से ऐसी आवाजें आ रही थी जो अभी अभी उसने सुनी थी। वही पहचान भरी आवाज। दोनों बेंच पर बैठे थे और चंदन धीरे से उसकी कलाई पर अंगुलियों से लकीर खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे। बहुत सी बातें थी जो वे कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उससे कहा और शर्मा गई थी। फिर उसी बात पर आ गई जैसे उसे एक बात में सारी बातें छिपी हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदन, मुझ पर भरोसा नहीं? तब चंदन ने कहा था, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, पर मैं खाना बदोश की तरह जिंदगी भटक रहा हूँ। उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम बहुत अच्छी हो और सुविधाओं से भरी जिंदगी जी सकती हो। मैंने तो सिर पर कफन बांधा है, मेरा क्या ठिकाना। जो तुम चाहे जो कुछ बनो चंदन, अच्छे या बुरे, मेरे लिए एक से रहोगे। कितना इंतजार करती हूँ तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा था, इधर कुछ लिखा है? हाँ, धीरे से चंदन ने कहा। दिखाओ, इंदिरा ने मांगा और तब चंदन ने पसीजे हुए हाथों से डायरी बढ़ा दी थी। इंदिरा ने तुरंत उस डायरी को अपनी किताब में रख लिया और बोली, यह कल मिलेगी, इस बहाने तो अब आओगे। नहीं नहीं, मैं डायरी अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे वापस दो, चंदन ने कहा था। तो इंदिरा शैतानी से मुस्कुराती रही और उसकी आंखों में प्यार की गहराइयां और बढ़ गई थीं। हार कर चंदन वापस चला गया था और दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुंचा था तो इंदिरा ने कहा था, इसमें कुछ मैंने लिखा है, पढ़कर फाड़ देना जरूर से। मैं नहीं फाड़ूंगा, तू कुट्टी हो जाऊंगी, इंदिरा ने बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से कहा और उस वक्त उसके मुंह से वह बेहद बचपने की बात भी बड़ी अच्छी लग रही थी। एक दिन चंद्रा घर आई थी। इधर उधर से घूम घाम कर वह चंदन के कमरे में पहुंच गई थी और तब चंदन ने पहली बार उसे बिल्कुल अपने पास महसूस किया और उसके माथे पर रंग से बिंदी बना दी थी और कई क्षणों तक मुग्ध सा देखता रह गया था और अनजाने ही उसके होठ इंदिरा के माथे पर रख दिए थे। इंदिरा की पलकें झपक गईं और रोम रोम से गंध फूट उठी थी। उसकी अंगुलियां चंदन की बाहों पर थरथराने लगी और माथे पर आया पसीना उसके होठों ने सूख लिया था। रेशमी रोए पसीने में चिपक गए थे और उन उन्माद के क्षणों में दोनों ने ही प्रतिज्ञा की, वह प्रतिज्ञा जिसमें शब्द नहीं थे, जो होठों तक भी नहीं आई। तब से उसे ये शब्द याद रहेंगे, तुम क्या नहीं कर सकते हो। और तभी एक दूसरे नंबर की बस आती है, ठिठक कर चली जाती है। चंदन को एहसास होता है कि वह बस स्टॉप पर खड़ा है। वह गहरी पहचान कहीं तो है और वह बहुत दूर भी तो नहीं। इंदिरा भी तो यही दिल्ली में है। 2 महीने पहले ही तो वह मिला था। तब भी इंदिरा की आंखों में वह 4 बरस पहले की पहचान थी और उसके पति से किसी बात पर कहा था, अरे चंदन की आदतें मैं खूब जानती हूँ। और इंदिरा के पति ने खुले दिल से कहा था, तो फिर भाई इनकी खातिर वातिर करो। और इंदिरा ने मुस्कुराते हुए 4 बरस पहले की तरह चढ़ाने के अंदाज में बयान किया था, चंदन को दूध से चिढ़ है और काफी इन्हें धुआं पीने की तरह लगती है। चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी गई तो इनका गला खराब हो जाएगा। कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी थी और इस बात से उसने पिछली बातों की याद ताजा कर दी थी। सचमुच चंदन 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता। बस आने का नाम नहीं ले रही थी। खड़े खड़े चंदन को लगा कि एक अनजानी और बिन जान पहचान से भरी नगरी में एक इंदिरा है जो उसे इतने सालों के बाद भी पहचानती है। अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा ताकि यह अजनबीपन किसी तरह टूट सके। तभी एक फटफटा वाला आवाज लगाता हुआ आ जाता है, गुरुद्वारा रोड, कोलबाग, गुरुद्वारा रोड। चंदन एक कदम आगे बढ़ता है और वह सरदार उसे देखते ही जैसे एकदम पहचान जाता है। आइए बाबूजी, कोलबाग, गुरुद्वारा रोड।
उसकी आंखों में पहचान की झलक देखकर चंदन का मन हल्का हो जाता है। आखिर एक ने तो पहचाना। चंदन सरदार पहचानता है। बहुत बार वह इसी सरदार के फटफट में बैठकर कनॉट प्लेस आया था। आंखों में पहचान देखते ही चंदन पलटकर फटफट पर बैठ जाता है। 3 सवारियां और आ जाती हैं और 10 मिनट बाद ही गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर फटफट रुकता है। चंदन एक चवन्नी निकालकर सरदार की हथेली पर रख देता है और पहचान भरी नजरों से उसे देखता हुआ चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, बाबूजी कितना पैसा दिया है? चंदन मुड़कर देखता है तो सरदार उसकी तरफ आता हुआ कहता है, 2 आने हैं, 2 आने और दीजिए साहब, हमेशा 4 आने लगते हैं सरदार जी। चंदन पहचान जताता हुआ कहता है, पर सरदार की आंखों में पहचान की परछाई तक न थी। वह फिर कहता है, सरदार जी आपके फटफट पर ही 20 बार 4 आने देकर आया हूँ। किसी होड़ ने लय होंगे 4 आने असीते, आने तो घटे नहीं लेंदे बादशाह हूँ। सरदार इस बार पंजाबी में बोला था और उसकी हथेली फैली हुई थी। बात 2 आने की नहीं थी। चंदन ने बाकी पैसे उसकी हथेलियों पर रख दिए और इंदिरा के घर की तरफ मुड़ गया। और इंदिरा उसे मिली तो वैसे ही वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह उसने चंदन को बैठाला और बोली, इधर कैसे भूल पड़े आज? फिर आंखों में वही पहचान की परछाई तैर गई। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने कहा, अब तो 9 बज रहे हैं, ये 8 ही बजे फैक्ट्री बंद करके लौट आते थे, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। अच्छा चाय तो पिलाओ। चाय के लिए इनकार तो नहीं की जा सकती। चंदन ने बड़े उत्साह से कहा और कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया। उसकी सारी थकान उतर गई और मन का अकेलापन टूट गया था। नौकरानी आकर चाय रख गई। इंदिरा ने प्याले सीधे करके चाय बनाई तो वह उसकी बाहों, चेहरों और हाथों को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था, वैसा ही चिर परिचित। तभी इंदिरा ने पूछा, चीनी कितनी दूं? चीनी कितनी दूं? और एक झटके से सब कुछ बिखर गया। उसका गला सूखने लगा और शरीर फिर थकान से भरा हो गया। माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान कर इसका जोड़ने की एक नाकाम कोशिश की और बोला, 2 चम्मच। और उसे लगा कि अभी इंदिरा को सब कुछ याद आ जाएगा और वह कहेगी कि 2 चम्मच चीनी से अब गला खराब नहीं होता। पर इंदिरा ने प्याले में 2 चम्मच चीनी डाल दी और उसकी ओर बढ़ा दी। जहर के घूंटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही, पर उनमें उसे मेहमानी बाजी की बू लग रही थी और चंदन का मन कर रहा था कि इंदिरा के पास से किसी भी तरह भाग जाए और किसी दीवार पर अपना सिर पटक दे। जैसे तैसे उसने चाय पी और पसीना पहुंचता हुआ बाहर निकल आया। इंदिरा ने क्या क्या बातें की उसे बिल्कुल याद नहीं। सड़क पर निकलकर वह एक गहरी सांस लेता है और कुछ क्षणों के लिए खड़ा रह जाता है। उसका गला बुरी तरह से सूख रहा है और मुंह का स्वाद बेहद बिगड़ गया है। चौराहे पर कुछ टैक्सी ड्राइवर नशे में गालियां बक रहे हैं और एक कुत्ता दूर सड़क पर भागा चला जा रहा है। मछलियां तलने की गंध आ रही है और पान वाले की दुकान पर कुछ जवान कोका कोला की बोतल मुंह में लगाए खड़े हैं। स्कूटरों पर कुछ लोग भागे जा रहे हैं और शहर से दूर जाने वाले लोग बस स्टॉप पर खड़े हुए अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कारें, टैक्सियां, बस और स्कूटर आ जा रहे हैं। चौराहे पर लगी बत्तियां आंखों पर भी लाल पीली हो रही हैं। चंदन थका सा अपने घर की ओर लौट रहा है। अंगुलियों का जूता काट रहा है और मोजे की बदबू तेज हो गई है। आखिर वह थका हारा घर पहुंचता है और मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। निर्मला उसे देखकर मुस्कुराती है और धीरे से बाहों पर हाथ रखकर पूछती है, बहुत थक गए? हाँ, चंदन कहता है और उसे प्यार से देखता है। उसका मन भीतर से उमड़ आता है। वह किराए का मकान भी उस क्षण उसे राहत देता है और लगता है कि वह उसी का है। निर्मला खाना लगाते हुए कहती है, हाथ मुंह धो लो, अभी खाने का मन नहीं है? चंदन कहता है तो वह बहुत प्यार से देखती हुई पूछती है, क्यों, क्या बात है? सुबह भी तो खा के नहीं गए थे? दोपहर में कुछ खाया था? हाँ, वह कहता है और निर्मला को देखकर रह जाता है। निर्मला कुछ अचकचाती है और कुछ देर बाद थकी सी उसके पास बैठ जाती है। चंदन कुछ देर खोई खोई नजरों से कमरे की हर चीज देखता रहता है और बीच बीच में बड़ी गहरी नजरों से निर्मला को ताकता है। निर्मला कोई किताब खोलकर पढ़ने लगती है और चंदन उसे देख रहा है। पीछे से पड़ी हुई रोशनी में निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं। उसकी बरौनियां मुलायम कांटों की तरह लग रही हैं। कनपटी के पास रेशमी बालों से सिरे अपने आप घूम रहे हैं।
पलक के नीचे पड़ती हुई परछाई बहुत पहचानी सी लग रही है। उसने कड़ा आधी कलाई पर सरका लिया। चंदन की निगाहें उसके अंग प्रत्यंग में पुरानी पहचान खोज रही है। उसके नाखून, अंगुलियों और कानों की गुदावी लगन। उठकर वह पर्दा खींच देता है और आराम से लेट जाता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, अजनबी और तन्हा नहीं है। सामने वाला गुलदस्ता उसका अपना है, पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं, उसकी गंध वह पहचानता है। इन सभी चीजों में एक गहरी पहचान है। घोर अंधेरी रात में भी वह उन्हें टटोलकर पहचान सकता है। किसी भी दरवाजे से बिना टकराए निकल सकता है। तभी जीने पर गुलाटी के थके कदमों की खोखली आहट सुनाई पड़ती है और उसे घबराहट सी होती है। वह धीरे से निर्मला को अपने पास बुला लेता है, उससे लिपटकर छाती पर हाथ रख लेता है। कई क्षणों तक वह उसकी सांसों से उठती बैठती छाती को महसूस करता है और चाहता है कि निर्मला के शरीर का अंग और मन की हर धड़कन उसे पहचान की साक्षी दे, गहरी आत्मीयता और निर्बंध एकता का एहसास दे। अंधेरे में ही वह उसके नाखूनों को टटोलता है, उसकी पलकों को छूता है, उसकी गर्दन में मुंह छिपाकर खो जाना चाहता है। धुले हुए बालों की चिर परिचित गंध उसके रंध रंध में रिसने लगती है और उसके हाथ पहचान के लिए पोर पोर कर थर्राए हुए लगते हैं। निर्मला की सांसें भारी हो जाती हैं। वह उसकी मांसल बाहों को महसूस करता है और गोद गुदारे कंधों पर हाथ से थपथपाता रहता है। निर्मला के शरीर का अंग अंग अनूठे अनुराग से खिंचा जाता है। वह रोम रोम उसे पहचानता रहता है। जोड़ जोड़ कसाव से पूरित था। तन के भीतर गर्म रस के जार उठते हैं और वह हर सांस पार खींचती जाती है। अंग प्रत्यंग पर पोर पोर में गहरी पहचान थी। तभी विशन कपूर की खिड़की में उजाला होता है और धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर गली के अंधेरे में डूबने लगता है और उसका तन्हा मन तन्हाइयों को छोड़कर उस परिचित गंध, परिचित सांसों और पहचान स्पर्शों में डूब जाता है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, परिचित की एक मांग है और उसे अंधेरे में वह सांस से, गंध से, तन से टुकड़े टुकड़े पहचानना चाहता है, पुरानी प्रतीति चाहता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और वह उस खामोशी में वह आश्वस्त होता है। वह दोनों बाहों से उसे भर लेता है, ज्वार और उठता है। तन की गर्माहट और बढ़ती है और रंध रंध में एकता का सागर लहराने लगता है। धीरे धीरे निर्मला की तेज सांसें धीमी पड़ती हैं और चुंबकीय कशिश ढीली पड़ जाती है। खिंचाव टूटने लगता है और अंगों के ज्वार उतरने लगते हैं। चंदन कसकर उसकी बाहों पर जकड़ते रहता है। उतरता हुआ जाल उसे फिर अकेला छोड़ता जा रहा है। अनजानी तटों पर छोड़ी हुई सीपी की तरह निर्मला अपनी दबी हुई बाहें निकालती है और गहरी सांस लेकर ढीली सी लेट जाती है। धीरे धीरे सब कुछ सो जाता है और रात बहुत नीचे उतर आती है। कहीं कोई आवाज नहीं, आहट नहीं। धीरे से निर्मला करवट बदलती और दूसरी ओर मुंह करके गहरी नींद में डूब जाती है। करवट बदलकर लेटी हुई निर्मला को वह अलसाया सा देखता रहता है और चंदन फिर अपने को बेहद अकेला महसूस करता है। वह निर्मला के कंधे पर हाथ रखता है, चाहता है कि उसकी करवट बदल दे, पर उसकी उंगलियां बेजान होकर रह जाती। कुछ क्षण वह अंधेरे में ही निर्मला को इधर उधर मुंह किए लेटा देखता है और हताश सा खुद भी लेट जाता है। पता नहीं कब उसकी पलकें झपक जाती हैं और फिर बहुत देर बाद थाने की घड़ियाल 2 के घंटे बजाते हैं और उसकी नींद उतर जाती है। नींद खुमार में ही वह चौंक सा पड़ता है। कमरे की खामोशी और सूनेपन से उसे डर लगने लगता है। अंधेरे में ही वह निर्मला को टटोलता है। तकिए पर बिखरे उसके बालों पर उसका हाथ पड़ता है और उन बालों की चिकनाई को महसूस करता है। सिर झुकाकर वह उन्हें सूंघता है, फिर निर्मला पर हाथ रखता है, उसके गोल कंधों को छूता है, स्पर्श भी पहचाना हुआ, और धीरे धीरे वह उसके पूरे शरीर को पहचानने के लिए टटोलता है। उसकी सांसों की हल्की आवाज को सुनने और पहचानने की कोशिश करता है। निर्मला अब भी करवट लिए पड़ी थी। वह धीरे से नींद में कुनमुना रही है। चंदन का दिल धक से रह जाता है, कहीं निर्मला जाग ना जाए, अनजाने ही इस स्पर्श से अजनबियों की तरह चौंक ना जाए। निर्मला सोते सोते एक बार रुक रुक कर सांस लेती है, जैसे उसे डर लग रहा है कोई भयानक सपना देख रही हो। चंदन सुनता रह जाता है, क्या वह उसके स्पर्श को नहीं पहचानती? और फिर निर्मला को झकझोर कर वह उठाता है। निर्मला, निर्मला, वह बदहवास में कहता है। निर्मला चौंक उठती है और आंखें मलते हुए प्रकृतिस्थ होने की कोशिश करती है और बिजली जलाकर वह निर्मला को दोनों कंधों से पकड़कर अपना मुंह उसके सामने करके डरी हुई आवाज में पूछता है, मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो निर्मला? निर्मला आंखें फाड़कर देखती रह जाती है और धीरे से आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, क्या हुआ?
और वह निर्मला को ताकता रह जाता है। उसकी आंखें उसके चेहरे पर कुछ खोजती रह जाती हैं।